हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम एमपी जीके की श्रृंखला में अगली क्लास से एमपी जीके क्लास 3 लेकर के आए हुए हैं और अभी तक हम जो है एमपी जीके की 2 क्लासें कर चुके हैं। यदि आपने पिछली 2 क्लासें देखी हुई है तो जैसा हम करते आए हैं आपको इस चीज में पता होगा। और आज जो है हम क्रमवार क्लास के अगले क्रम में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अगला क्रम बढ़ाएंगे और आज जो है मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे कि मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या खास बातें हैं। इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली इसी प्रकार की क्लास लेकर के आएंगे जो कभी किसी न किसी एग्जाम को टारगेट करके है। मध्य प्रदेश में अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे वह सुपरवाइजर का हो या फिर वर्ग 2 का हो, टीचर का हो, किसी प्रकार के प्रोफेसर का हो, कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको यह बेस्ट क्लास मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से कहूंगा कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज करिए, क्योंकि आवश्यकता है इस टाइम पर। टेक्निकल सपोर्ट मिलने पर ही क्या हो सकता है, काम किया जा सकता है, सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए। और दोस्तों, ये हमारे प्रयास को सफल बनाइए। एमपीपीएससी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी के मैं लगातार 5 एग्जाम निकाल चुका हूं, तो इसमें मेरे क्षेत्र में मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव है। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में, वो है मध्य प्रदेश के हम भौतिक प्रदेश देखेंगे कि मध्य प्रदेश को किन किन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है और जुड़े रहिएगा, डेली क्लास कीजिएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से आसानी से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की प्री मेंस कोई भी तैयारी करते हो, बेस्ट क्लास होने वाली है। दोस्तों, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अंत में मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका बनाना है। मात्र 1 पेज में आपको इसका शॉर्ट नोट बनाया मैं दे दूंगा, तो आप क्या कर देना, वहां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाद में जो है पीडीएफ डाउनलोड करके भी उसका नोट्स पढ़ते, बड़े ध्यान से आपको समझने पर फोकस करना है। एक भी शब्द नहीं बचेगा, मैं एक शब्द क्लियर कर दूंगा। यकीन मानिए, आप क्लास करने के बाद अनुभव करेंगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ है एमपीजी के। चलिए शुरुआत करते हैं। और भौतिक प्रदेश है दोस्तों, भौतिक प्रदेशों की बात करें तो हम मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश देखते हैं कौन कौन से। आखिर भौतिक प्रदेश होता क्या है? अगर मेरे पास कोई स्लाइड खाली हो तो मैं शायद खाली स्लाइड नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहीं पर बात करता हूं कि जो भौतिक प्रदेश है, जैसे कोई क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में ये एक छोटा सा मैं क्षेत्र बनाया हुआ है। ये क्या है? एक छोटा सा क्षेत्र है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? भौतिक रूप में बांट सकते हैं, रासायनिक रूप में बांट सकते हैं और जैविक रूप से भी इसे बांटा जा सकता है। अगर मैं लेकिन भौतिक रूप से बांटने की बात करूं तो भौतिक रूप से बांटने का इसका आशय ये होता है कि एक इसकी क्या होगी, निश्चित लंबाई होगी, निश्चित चौड़ाई होगी, निश्चित ये किसी एरिया क्या होगा, इसका परसेंटेज होगा। तो यही क्या कहलाता है? भौतिक विभाजन कहलाता है। तो मध्य प्रदेश का जो भी भूगोल होता है, भौगोलिक आधार पर जब विभाजन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कहलाएगा। और इस आधार पर मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भौतिक भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, गलती हो जाती है। तो मुख्यतः आप देख रहे हैं कि एक प्रदेश है हमारे पास, क्या है? मध्य उच्च प्रदेश है। और दूसरा क्या है हमारे पास में? सतपुड़ा श्रेणी है। और तीसरा क्या है हमारे पास में? पूर्वी पठार है। और इसी पूर्वी पठार को दूसरे नाम से हम बघेलखंड के नाम से, एक एक पठार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बस आप समझने पर फोकस दीजिएगा कि मुख्यतः एक प्रश्न है आपके सामने कि मुख्यतः मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आप क्या बताएंगे कि 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है।
अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मध्य उच्च प्रदेश में यहाँ से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग, ये क्या है, ये आपके जो भी दिए हुए हैं एक के अंदर, तो ये क्या है आपके, ये उपभाग हैं, उपभाग हैं या उप विभाजन कह सकते हैं। तो उप विभाग में भी इन्हें बांटा गया है। तो प्रश्न ये आएगा कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल नहीं है। अगर ये ऑप्शन में दिए हुए शामिल है, अगर इधर के कोई दे दिए जाएंगे वो शामिल नहीं है, ये आपको उत्तर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में बांटा गया है, इसे 5 भागों में जो है बांटा गया है। चलिए देखते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हैं और उनका प्रत्येक का हम एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। ये देखिए स्लाइड यहाँ से बंद हो जाएगी, अन्यथा मुझे इंटरनेट कनेक्ट करने दीजिए फिर से। ओके, काम सक्सेस होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कितने में हमने देख लिया कि इतने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 5 में बांटा गया है। और सतपुड़ा श्रेणी कितने में बांटा गया है, सतपुड़ा श्रेणी को 3 उप भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, पूर्वी पठारों किसी में नहीं बांटा गया। प्रत्येक का हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और अभी जो हमें फिलहाल अध्ययन करना है, हम क्या करेंगे, एक एक पठार का जो है अध्ययन करेंगे। एक पठार के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि कौन क्या है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपके सामने, एक बार ये हमने किसमें देखा, रूपरेखा में देखा। अब देखते हैं, मेरे मैप में देख लेते हैं कि कौन सा प्रदेश जो कहां पर स्थित है। सबसे पहले हम 3 में बांटा था, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका मध्य भारत का पठार है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र जो क्या है, ये मध्य भारत का पठार है। ये वाला क्षेत्र जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। दोस्तों ये वाला क्षेत्र जो देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र क्या है, ये आपका रीवा पन्ना का पठार है। और ये वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, बीच वाला क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी है। यहाँ से जो है हमारी नर्मदा नदी निकलती है और ऊपर की ओर ये सोन नदी जाती है। दोनों को मिलाकर कौन सी घाटी बनती है, नर्मदा सोन घाटी बनती है। ये जो पूर्वी पठार है, ये बघेलखंड के पठार को क्या कहा था हमने, एक दूसरा नाम भी दिया गया था, इसे क्या कहा गया था, पूर्वी पठार भी कहा था। और ये रीवा पन्ना का पठार हो गया। ये नीचे आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी दिख रही है, यहाँ से लगा करके ये वाला क्षेत्र क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का क्षेत्र है। ये आपकी जो है नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, हालांकि ये लिखा हुआ है सब कुछ नीचे। और ये आपका मालवा पठार का क्षेत्र है। चलिए देखते हैं एक एक पार्ट के आप, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक ले रहने वाला है मध्य भारत का पठार रहने वाला है। एक एक टॉपिक विस्तृत तरीके से समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एक एक टॉपिक लिया हुआ है। चलिए देखते हैं, यह है आपका जो रेड कलर से आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका मध्य भारत का पठार है। ये वाला क्षेत्र जो क्या है आपका मध्य भारत पठार है, रेड कलर का। आप देख रहे हैं कि यहाँ उत्तर में क्या स्थित है, यहाँ पर यूपी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ यूपी का एरिया है। यहाँ पर देखेंगे पूरा पूरा एरिया क्या है, राजस्थान का एरिया है। मैप में देख लीजिए, क्योंकि स्थिति आपसे पूछी जाती है कि इसके दक्षिण में क्या स्थित है, इसके उत्तर में क्या स्थित है, ये पूछा जाता है। अगर पूर्व में देखेंगे तो ये क्या है आपका बुंदेलखंड का पठार है, और जो दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपका मालवा का पठार है। तो दक्षिण में इसके क्या मिल जाएगा, मालवा का पठार मिल जाएगा। उत्तर में क्या मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। पश्चिम में राजस्थान, और पूर्व में क्या मिल जाएगा, बुंदेलखंड का पठार मिल जाएगा। दोस्तों ये क्या है, मध्य भारत का पठार है। देखते हैं इसमें अगली बात, इसकी स्थिति बताना है। सबसे जो पहला है आपके पास में फैक्ट है कि इसकी स्थिति क्या है। तो हमने जैसा कि अभी मैप में देखा था, जैसे ये देख लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूर्वी हिस्सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मध्य उत्तरी हिस्सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा। तो मध्य भारत के पठार के संदर्भ में देखें कि इसके उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है। तो उत्तर में क्या स्थित है, यूपी स्थित है। उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में जो है आपका यूपी स्थित है। और पूर्व में देखेंगे तो क्या स्थित है आपका, पूर्व में जो है बुंदेलखंड का पठार स्थित है। और दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में क्या स्थित है,
दक्षिण में हमने देखा था मैप में कि मालवा का पठार स्थित है। इसी प्रकार से आपको याद करना है, ऐसा बना करके लिखते थे। और ये पश्चिम में क्या स्थित है, आपके पश्चिम में जो है मध्य भारत पठार के जो पश्चिम में स्थित है वो क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। तो ये क्या आपको स्थिति समझ में आई कि इसकी जो है स्थिति क्या है, तो उत्तर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पूर्व में हो जाएगा बुंदेलखंड, पश्चिम में राजस्थान और मालवा पठार दक्षिण में हो जाएगा। अगला देखते हैं स्थिति के बाद में इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 7 पॉइंट कितना है 10.7% जो है मध्य भारत के पठार का जो कुल क्षेत्रफल कितना है 10.7% जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप जानते हैं कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है क्षेत्रफल जो मध्य प्रदेश का है। तो उसका कुल हिस्से का जैसे मध्य प्रदेश जितना भी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, इतना है, और ये मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा 50% हो गया। इस इतना सा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश का, मान लीजिए कितना है 10.7% क्षेत्रफल है। तो आपसे पूछा जाए मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल कितना है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि इनके क्षेत्रफल रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि प्रश्न जब कठिन इस तरह का आएगा एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में, तो आपका क्रम दे देगा कि क्षेत्रफल के आधार पर क्रम लगाइए, कौन सबसे बड़ा पठार है कौन सबसे छोटा है। क्षेत्रफल के आधार पर क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्षेत्रफल याद है तो क्रम आसानी से आप बना लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 10.7% है। अगली स्लाइड देखते हैं, इसके निर्माण की बात की जा रही है। दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है, जो मध्य भारत का पठार की अगर हम ये सभी की सभी बातें चल रही हैं किसके बारे में चल रही हैं, मध्य भारत के पठार के बारे में चल रही है। अगर मध्य भारत के पठार के निर्माण की अगर बात करेंगे किसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो एक तो इसमें जो है विंध्यन शैल समूह है, विंध्यन शैल और नदी निक्षेप से हुआ है। अब देखेंगे अगर इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो चंबल और उसकी तमाम सहायक नदियां हैं उसके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपरदन करके लाया जाता है और अपना जो है मलबा क्या कर दिया जाता है वहां पर जमा दिया जाता है, उसी से क्या बना हुआ है पठार बना हुआ है। विंध्यन शैल समूह की बात करें तो विंध्यन शैल समूह के अपरदन हुआ है, क्या हुआ है विंध्यन शैल समूह के अपरदन से क्या हुआ है इस पठार का निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसका पठार निम्नलिखित में से निर्माण जो है किससे हुआ है, तो मध्य भारत के पठार का निर्माण विंध्यन शैल समूह के अपरदन से और नदियों के निक्षेप से जो है इसका निर्माण हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, अगली स्लाइड। और जो अगली स्लाइड की इसमें संबंधित जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो मध्य भारत का पठार है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको कुल 6 जिले याद रखने हैं। कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। एक ध्यान रखना है आपको भिंड जिला, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका भिंड जिला, दूसरा हो जाएगा मुरैना जिला, और जो तीसरा हो जाएगा आपका वो कौन सा है, श्योपुर जिला हो जाएगा। तो भिंड मुरैना श्योपुर ये 3 जिले हो गए। चौथा जिला हो जाएगा नीमच, याद रखिएगा इसी के अंतर्गत आता है नीमच जिला, इसी के अंतर्गत आता है, हमने मैप में देखा था। 5वें नंबर की बात करें इसी में जो है शिवपुरी जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। और 6वें नंबर में बात करें तो ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर जिला है वो भी किसके अंतर्गत आता है, शिवपुरी के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये मध्य प्रदेश के 6 जिले किसमें संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा ये 6 के 6 जिले जो किससे संबंधित हैं, ये आपके मध्य भारत के पठार से संबंधित है। प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, तो आप बता दीजिएगा कि ये जिले जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, और अगला है हमारे पास यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है। दोस्तों अगर जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर कैसी पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो मध्य भारत के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसी को महाद्वीपीय जलवायु क्या कहा जाता है, विषम जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषम जलवायु कहा जाता है। दूसरा नाम मिल जाए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका आशय क्या है कि जैसे पत्थर को आप देखा होगा, जब अच्छी धूप निकलती तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि वो ठोस भाग है, महाद्वीपीय भाग है। और आपने जो
गीला क्षेत्र देखा होगा वह आसानी से ना तो गर्म होता है ना ही आसानी से ठंडा होता है। तो इसका आशय ये है कि जो ये है महाद्वीपीय जलवायु है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गर्मियों में अधिक गर्मी होगी, गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में अधिक क्या होगी, ठंडी होगी। तो ये क्या है, यही आपकी यहाँ की जलवायु है। कहाँ की, मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसका आशय ये होता है कि गर्मियों में यहाँ पर अधिकतम गर्मी होगी। जहां पर भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी तो वहां पर गर्मियों में अधिकतम गर्मी और ठंडियों में अधिकतम ठंडी होगी। अगली स्लाइड की बात करते हैं, वर्षा की बात करें। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है दोस्तों, जो मध्य भारत का पठार है, आप देखेंगे कि ये जो हमारा मध्य प्रदेश है कुछ ऐसा, ठीक है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है। अब इस मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य भारत का पठार कहाँ पर पड़ता है, ये प्रश्न आ चुका है कि वर्षा की मतलब मात्रा के आधार पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पड़ता है हमारा मध्य भारत का पठार पड़ता है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये मध्य भारत के पठार का क्षेत्र है। अब भारत के मानचित्र में देखेंगे तो मानसून कहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एंटर करता है, और एक नर्मदा सोन घाटी के यहाँ से नर्मदा नदी से जो मानसून एंटर करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर क्या है, आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर क्या है, आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो मानसून जो है यहाँ से एंटर करते हुए इस प्रकार से चला जाता है, और शहडोल यहाँ पर पचमढ़ी होशंगाबाद में खूब वर्षा करता है। ये वाला मानसून आता है तो इसके द्वारा छीन लिया जाता है विंध्याचल पर्वत के द्वारा। तो यहाँ पर मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। ये कैसा क्षेत्र है दोस्तों, ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। अल्प वर्षा होती है, यहाँ पर कितनी वर्षा होती है कोई पूछे तो बता देना, 50 से लगाकर 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में जहां पर सबसे कम वर्षा होती है वो स्थान कौन सा है, गोहद है। और गोहद कौन से जिले में स्थित है, ये आपका भिंड जिले में स्थित है। ये क्या है, आपका सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कौन सा, गोहद। और ये हमने देखा मध्य भारत पठार की वर्षा के संदर्भ में देखा। अगली स्लाइड की बात करते हैं, और अगली स्लाइड है, जब यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, कम वर्षा होती है। ये कैसा क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। अल्प वर्षा, अल्प मतलब कम वर्षा वाला क्षेत्र है। जहां पर वर्षा कम होगी तो वहां पर वन क्या होंगे, और सूखे प्रकार के वन होंगे। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो मध्य भारत के पठार में कैसे वन होंगे, शुष्क वन होंगे। शुष्क वन होंगे, इन्हीं को क्या कह दिए जाते हैं, कटीले वन। कटीले वन ऐसे वन जो अपनी पत्तियों को जल की कमी के कारण कांटों में रूपांतरित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, कटीले वन कहलाते हैं। और मध्य भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, शुष्क या कटीले वन पाए जाते हैं। अगर इनमें उदाहरण की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे वन हैं, तो जैसे यहाँ पर देखें भाई, बबूल, पलाश, बबूल हो जाएगा, पलाश हो जाएगा, खैर हो जाएगा, महुआ हो जाएगा। ऐसे वन जो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं कि मध्य भारत के पठार में मृदा कौन सी पाई जाती है। तो दोस्तों अगर मृदा की बात की जाए कि यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मध्य भारत के पठार में आपकी मुख्यतः जो है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा मिलती है, मध्य प्रदेश में जो है यहाँ मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मृदा मिलती है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर कछारी मृदा भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा और कछारी मृदा हमेशा आप देखेंगे जहां पर नदियां का अपरदन होता है, निक्षेप होता है, वहां पर जलोढ़ मृदा ही होती है। और जलोढ़ मृदा में जो है मुख्यतः किसकी खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, ज्वार की खेती होती है,
ज्वार की खेती होती है, सरसों की भी खेती होती है। और वैसे तो फिर जमीन है भाई, जमीन में कुछ भी बीज डाल दो क्या है, हो जाता है। ये क्या हो गई, मध्य भारत के पठार में मृदा के अंतर्गत हो गई। अगली बात करते हैं, वन हो गया, मृदा हो गया। नदियों की बात करते हैं तो दोस्तों अगर यहाँ पर नदियां देखेंगे मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो मैं छोटा सा अगर यहाँ पर फिर से मैप बना दूं आपको समझाने के लिए। ऐसे मान लीजिए मैप है, तो अगर आप देखेंगे तो ये नदी है एक, यहाँ से जो इंदौर से इस प्रकार से नदी एक निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, और ऐसे जाती हुई ऐसे 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 क्या है ये निकल जाती है। तो एक नदी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अगर दूसरी नदी की बात करें तो एक नदी यहाँ से मुरैना से ही बहती है छोटी सी, जिसका नाम है सीप नदी। एक यहाँ शिवपुरी के पठार से निकलती है जिसका नाम है भाई सिंध नदी, इस प्रकार से, ठीक है। सिंध, यहाँ सीहोर से निकलती है पार्वती नदी, इस प्रकार से पार्वती नदी निकलती है सीहोर से। और एक जो है, और ये छोटी छोटी इतनी मुख्य नदियां हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर नदियों के नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन सी नदियां जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर नदियों में अगर पहली नदी की बात करेंगे और मुख्य नदी की बात करेंगे तो वो कौन सी है, चंबल नदी जो है देखने को मिल जाती है। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर जिले से होता है। और नदियों के बारे में बात करेंगे तो इस पर बात की जाएगी। दूसरे नंबर की बात करें, यहाँ से कुंवारी नदी भी निकलती है, कुंवारी नदी भी पठार में बहती है। तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर सिंध नदी भी प्रवाहित होती है, सिंध नदी प्रवाहित होती है। चौथी की बात करें तो यहाँ पर सीप नदी भी प्रवाहित होती है, सीप नदी प्रवाहित होती है। अगली बात करें, कूनो नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा। और तो ये पार्वती नदी भी यहाँ पर आती है, पार्वती नदी भी इस पठार के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गई, मध्य भारत पठार की क्या हो गई, नदियां हो गई। अगला स्लाइड देखते हैं कि मध्य भारत के पठार में और क्या चीजें हैं भाई। कहीं भी अगर एक भी प्रकार के प्रश्न में समस्या होना तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली बार मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दूंगा। तो ये दोस्तों क्या हुआ, आपकी मुख्य बातें हुई। अपरदन की समस्या दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र कौन सा है। ध्यान रखिएगा कि मध्य भारत का पठार जो है, मध्य भारत का पठार अपरदन की समस्या से प्रभावित है। किस प्रकार का यहाँ पर अपरदन पाया जाता है, अपरदन का मतलब क्या होता है, भूमि की मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना, स्थानांतरित होना। ये कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो अपरदन पाया जाता है उस अपरदन का नाम क्या है, अवनलिका प्रकार का अपरदन। किस प्रकार का अपरदन दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा, पुनः टेक्निकल इशू आ रहा है, आई थिंक डेटा प्रॉब्लम। फटाफट मैं क्लास करवा देता हूं आपको इससे पहले कि ये ठीक तो है भाई। खैर कुछ भी हो रहने दीजिए, मैं थोड़ा सा बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। अपरदन की समस्या है, नीचे शायद इसमें मेरा पेन नहीं चलेगा, चल तो रहा है लेकिन ये लोड नहीं होगा, शायद आपको दिख जाए, जैसे ये लिखा मिट जाता है अपने आप से। तो यहाँ पर जो अपरदन की समस्या है, यहाँ पर मुख्यतः मध्य प्रदेश में अवनलिका प्रकार का अपरदन पाया जाता है। किस प्रकार का, अवनलिका प्रकार का अपरदन पाया जाता है। अवनलिका प्रकार का अपरदन क्या होता है दोस्तों, गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े के गड्ढे हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवनलिका प्रकार के अपरदन से प्रभावित हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा अवनलिका अपरदन प्रश्न आता है। अगली स्लाइड अगर देखेंगे, अपरदन की समस्या हो गई, कुछ विशेष तथ्य हैं,
विशेष तथ्य क्या हैं? ये हैं कि इससे शायद आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मध्य भारत के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? इसका नाम क्या है? टोंगरा जो है इसका नाम है। आप जल्दी से लिख लीजिएगा भाई, मिट जाता है। क्या नाम है? टोंगरा इस चोटी का नाम है। आप लिख लीजिएगा टोंगरा। और इसकी जो हाइट है कितनी है? 430 मीटर है। और 21 जिले में स्थित है? आप नोट कर लीजिएगा, श्योपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये श्योपुर जिले में स्थित है। टोंगरा इसकी सर्वोच्च चोटी है मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत पठार के अन्य नाम की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है भाई? रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा अपरदन की समस्या होती है। अपरदन की समस्या के कारण यहाँ का जो क्या हो जाता है, व्यापक क्षेत्र क्या हो जाता है, मिट्टी यहाँ की हट जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। और इसे बीहड़ प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। इससे क्या हो जाएंगे? दो नाम हो जाएंगे। एक क्या है आपका? बीहड़, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि बीहड़ मतलब क्या होता है? बड़े बड़े प्रकार के गड्ढा। इस पठार के अंतर्गत ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि लश्कर का पठार, ये वाला आया हुआ था, लश्कर का पठार जो है किस पठार के अंतर्गत आता है? तो क्या बताएंगे? लश्कर तथा शिवपुरी का पठार जो है इसी पठार के अंतर्गत आते हैं, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अगर जनजाति की बात करें, कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपके मध्य भारत के पठार में। हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रश्न ऐसा नहीं आता किस जिले में पाई जाती, मतलब पठार में पाई जाती, ऐसा आता है कि ग्वालियर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे भाई? ग्वालियर जिला मध्य भारत पठार के अंतर्गत ही आता है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? सहारिया जनजाति ही वहां पर होगी। तो इस पठार में सहारिया जनजाति रहती है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो श्योपुर जिले में ये जनजाति रहती है। श्योपुर जिले में सहारिया जनजाति रहती है। अब दोस्तों क्या हुई, हमारी क्लास समाप्त हुई। आपको ये मिल जाएगा शॉर्ट नोट। क्या है? ये है आपको शॉर्ट नोट। इसे क्या कर सकते हैं आप? नोट कर सकते हैं। इतना सा टॉपिक है, आपको क्या कर लेना है? इसे नोट कर लेना है, या पहले क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं शायद इसको, इसे जूम नहीं होगा, अगर आप सही तरीके से देख पा रहे हैं तो इसका क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार और छोटा कर दे रहा हूं, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से आप देख पाओ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नहीं भी स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से लिख लीजिएगा। और इससे क्या होगा? 2 मिनट में मात्र रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जलवायु यहाँ पर क्या है? तो जलवायु अब हमने देखी थी कैसी जलवायु है। यहाँ पर लिखना है आपको विषम जलवायु। कैसी जलवायु है? विषम जलवायु। नदियां कौन कौन सी लिख लेना है? चंबल, सिंध, कुंवारी, ऐसे लिख लेना है। सरसों का हांडी भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भिंड जिले में जो है सर्वाधिक मतलब मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक सरसों कहाँ पर निकलती है? मध्य भारत के पठार में निकलती है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक सरसों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी भी कहा जाता है। टोंगरा इसी क्या सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 430 मीटर है। रेंगती हुई इसे मृत्यु भी कहा जाता है। औनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। शिवपुरी तथा लश्कर का पठार इसी के अंतर्गत आता है। फसल कौन सी है यहाँ की? सरसों और ज्वार गेहूं यहाँ की क्या है? फसल है। और जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, शुष्क वन पाए जाते हैं, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। सहारिया यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। 6 जिले हैं यहाँ पर। विंध्यन शैल और नदी विक्षेप से क्या हुआ? निर्माण हुआ। 10.7% इसका क्षेत्रफल है। ये स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, ये हमारी क्लास, हमने मध्य भारत का पठार कंप्लीट किया। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़िएगा, और प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। किसी प्रकार की 1% त्रुटि होने पर आप हमें बताइएगा। हम अगली क्लास जब कल लेकर के आएंगे तो उसमें क्या करेंगे? सुधार करेंगे। हम डेली का कमेंट देखते हैं कौन क्या पूछ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।